नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। भाजपा सांसद अनूप प्रधान ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि वे पहले विपक्ष में रहते हुए जनहित के मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाते थे, लेकिन अब सदन के बदले स्वरूप को देखकर विश्वास नहीं होता कि वे उसी सदन का हिस्सा थे। उनका मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सदन का रूप पूरी तरह बदल चुका है और इससे प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। सांसद ने 2027 के चुनाव को लेकर विपक्ष के बारे में महत्वपूर्ण बातें भी साझा की हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अनूप प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी सदन का हिस्सा रहे हैं, अब भले ही सांसद हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, निश्चित ही जैसे कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब मैं भी 22 से 24 वाले कार्यकाल में यहाँ विधायक के रूप में काम करता था, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है। और आज मैं पुनः सांसद बन के भी सदन में आया हूँ, क्योंकि हमारे पुराने साथी सभी यहाँ विराजमान है, तो मेरा मिलने का मन था, तो सभी से मेरा मिलना जुलना भी हुआ है। और विधानसभा के अंदर अमूलचूल परिवर्तन देख के मुझे और खुशी हो रही है और आशा करूंगा कि भविष्य में और अच्छा परिवर्तन यहाँ हो, ऐसी मेरी। विपक्ष महाकुंभ को लेकर कर रहा था, क्या लगता है वाकई में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, या फिर उस महाकुंभ के नाम पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का काम कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह कुंभ का आयोजन हमारे प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और मुझे भी वहाँ जाना हुआ है, मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था जिसकी जितनी हम प्रशंसा करें मैं समझता हूँ कम है। हमारे प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग किया गया और जितने भी वहाँ श्रद्धालुगण आए उनकी देखरेख अच्छे से की गई। और किसी को देखिए, जब बड़ा आयोजन होता है तो छोटी मोटी परेशानी भी होती है, लेकिन बहुत अच्छे से इसका आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वहाँ कई करोड़ों श्रद्धालुओं ने वहाँ डुबकी लगा करके जो है स्नान किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। योगी सरकार का काम ही था कि जो है उपचुनाव में बड़ी जीत मिली, खासतौर से जो यहाँ मिल्कीपुर थी वहाँ भी बड़ी जीत हुई, तो क्या लगता है इसी तरह जीत का सिलसिला 2027 तक भी जारी रहेगा? देखिए, निश्चित ही आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से 17 से लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, मैं समझता हूँ जिस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज, भ्रष्टाचार, माफियावाद था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ उस क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ शांति है। और जब सपा की सरकार थी 2012 से मैं 17 के कार्यकाल की बात करूं तो 700 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे और उत्तर प्रदेश को एक तरह से दंगई प्रदेश के नाम से उसकी पहचान थी। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जैसी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, मैं समझता हूँ चारों तरफ शांति है। हमारी बहन बेटी रात को जाएँ, दिन में जब चाहें तब जा सकती हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जाहिर सी बात है, योगी सरकार में जो परिवर्तन हुआ है और यही परिवर्तन ही 2027 में एक बार फिर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, जैसा कि भाजपा सांसद प्रधान जी ने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि पहले विपक्ष में रहते हुए जनहित मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब सदन के बदलते स्वरूप को देखकर विश्वास नहीं हो रहा है उनका मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सदन का स्वरूप बदला है, जिससे प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने विपक्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। आइए देखते हैं। पार्टी के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी सदन का हिस्सा रहे हैं, आप भी यहाँ आते रहे हैं, कितना बदलाव देखते हैं उस समय और अब में? आमूलचूल परिवर्तन देखता हूँ। पूरा परिवेश बदल गया है और वास्तव में 25 करोड़ की जनसंख्या का ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भव्यता भी होनी चाहिए, इसके अंदर आधुनिकता भी होनी चाहिए, इसके अंदर पुराना स्थापत्य भी होना चाहिए, हमारे इतिहास का भी प्रदर्शन होना चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी झलकनी चाहिए। और जिस प्रकार से इस विधानसभा का पिछले 2 साल में आधुनिकीकरण हुआ है, मैं तो यही देखने ही आया था। मैं यहाँ किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया हूँ, सिर्फ विधानसभा घूमने आया हूँ और मैं स्तब्ध हूँ ये सारे चीज़ों को देख करके। और सबसे चीज़ ये है कि सिर्फ शरीर नहीं बदला है, आत्मा भी बदली है। विधानसभा की आत्मा
ये सब सौंदर्य उद्नर अपनी जगह है। विधानसभा की आत्मा सदन होती है। सभी सदस्यों को लगता है कि हमारी संख्या कम होगी, ज़्यादा होगी, हम भी यहाँ के पुजारी हैं, ये ईश्वर जो बैठा है ये भी हमारा भी है, सबका हक समान है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से सारे सदस्यों को समरस भाव से जोड़ा है, उनकी जो विशेषज्ञताएं हैं उनकी विशेषज्ञताओं को उभारने का प्रयास किया है, उनकी एक्सपर्टाइज का हम विधानसभा की कार्यवाही में कैसा उपयोग करें इसका किया है। और सत्ता के हिसाब से सदन चलता है लेकिन विपक्ष मर नहीं जाता, उन्होंने ये भी सिद्ध किया। मैं अभी सवाल देख रहा था, प्रश्नकाल में मैं अंदर बैठा था, 12-13 सवाल मेरे सामने आए हैं। कितने उच्च कोटि के सवाल हैं और सारे सवाल विपक्ष के हैं, एक सवाल सत्ता पक्ष का था। इसका माने है कि सदन की रणनीति है कि जो हमारे विरोधी की आवाज़ है उसको पूरा मौका दिया जाए कि वो खोल के अपने को प्रश्न कर सके। तो मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। इन चीज़ों को लेकर 2 धारणाएं चलती हैं कि सिस्टम महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग कहते हैं कि व्यक्ति चाहता है तो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि व्यवस्था नहीं करने देती है। माननीय सतीश महाना जी ने इसको सिद्ध किया है कि आप करना चाहेंगे तो व्यवस्था आपके साथ अपने आप चल पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से सतीश महाना जी ने विपक्ष को मौका दिया, आमतौर पर चाहे 2007 की बात करें, 12 की बात करें या 17 की बात करें, उस समय जो है विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता था, और खास तौर से देखा जाए सतीश महाना जब से आए हैं उस तरह का हंगामा नहीं होता और विपक्ष को बराबर मौका दिया जाता है बोलने को। कि इस बात को तो नहीं मानूंगा कि विपक्ष हंगामा करता था। विपक्ष का काम है आक्रमण करना। मैं उस समय विपक्ष था, मैं कैसे कहूँगा कि मैं हंगामा करता था। मेरा काम है सत्ता की नकेल पकड़ करके उसको अपने घुटनों के बल पे ले आना, तो मैं वो काम करता था। अच्छा, क्या आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है जिस तरह से जो योगी सरकार ने काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष लगातार खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कह रही है कि 2027 में सफाया होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से? मन को भुलाए रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छा कहा कि मन को करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये बातें जो है खास तौर से जो विपक्ष के लिए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने साफ कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉन्डा टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी ने नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन किया। इससे विभाग के कार्यों में पारदर्शिता आएगी, जनहित सेवाओं की समय सीमा तय होगी और अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इस पहल से कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। सरकार के मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। मैम, आज नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन हुआ है, काम में कितनी पारदर्शिता आएगी? जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, क्या उसी का एक पार्ट माना जाए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रहती है वो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और सुरक्षा के प्रति वो सजग रहते हैं, चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। उसी आधार पर आज शिक्षा में ये नागरिक घोषणा पत्र की घोषणा की गई है। इससे सारे काम समयबद्ध तरीके से होंगे, संपूर्ण शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, आप गुलाब देवी थी जिनका साफ कहना है कि नागरिक घोषणा पत्र से शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉन्डा टीवी, लखनऊ। महाराष्ट्र विधानसभा की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के समर्थन में दिए गए बयान ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। उनके बयान के बाद न केवल एफआईआर दर्ज हुई बल्कि उन्हें विधानसभा सत्र से भी निलंबित कर दिया गया है और अब उनकी एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश तक भी तूल पकड़ लिया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अबू आजमी ने अपने निलंबन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता।
औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में, इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊँगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम माखनी के 7 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि वे अपनी ज़मीन 7 दिन के भीतर खाली करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं और सरकारी खसरे में यह ज़मीन सरकारी बताई जाती है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीर भी मिली है। गांव में प्राचीन मंदिर और शमशान घाट भी स्थित है। ग्रामीणों ने इसे खाली करने से मना किया और कहा कि वे अपनी संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में रायसेन कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे इस जमीन पर मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे और परिवारों को नहीं हटने देंगे। वक्फ बोर्ड से अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी हुआ है,
उस नोटिस में उनके द्वारा क्या लिखा गया है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। तो इसमें एक बार हम लोग भी अपनी ओर से बात करके देखेंगे कि क्या पूरा मैटर है। और दूसरा, अगर किसी को कोई लिखित में नोटिस जारी हुआ है तो वो अपना पक्ष उन्हें मजबूती से रखना चाहिए और सही स्तर पर रखना चाहिए। और मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि अब जो भी उसमें नीतिगत रूप से जो सही निर्णय होगा वो सभी लोग उसमें लेंगे। क्या नाम लिखते हैं हम? मैं बद्री पारा से जिला मंत्री विष्णु परिषद रायसेन। क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ माखनी गांव में हमको सूचना मिली थी कि ग्रामीणों के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस दिया गया था। उस सूचना के तहत हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और आके हमने देखा कि ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर पुरानी मूर्ति है, कई वर्षें पुरानी मूर्ति है। और ये जगह जो है वो यहाँ पर जो नोटिस जिनको दिए गए वे भी कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम से जो नोटिस दिया है ये गलत है। और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी भूमि की जो है वो सत्यता कब वक्फ बोर्ड के नाम गई उसकी जानकारी ली जाए और उसको निरस्त किया जाए। शासन से यही अनुरोध करेंगे कि इसको शीघ्र से शीघ्र इसका निराकरण किया जाए, अन्यथा अगर इनने आगे कोई कार्रवाई की तो फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है जो उग्र आंदोलन इसके लिए करेगा। क्या नाम है आपका? रामकली रामकली भाई, कब से रह रही हैं आप इस जगह पे और क्या कहना चाहोगे? पीढ़ियां हो गए, हमारे सास ससुर भी में मर गए और का कर हमारा आदमी भी मर गया साहब, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम चाहे मर जाएंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे, ना घर तोड़न देंगे। कितना पुराना लगता है आपको ये इतिहास? बहुत पुराना है, हमारे पीढ़ियों से अजिया ससुर से लगा के और पति से लगा के तक सब हाँ पुराना आप लोगों का ही है। आप लोग हमरो ही है बिल्कुल। किस टाइप का नोटिस मिला है आप लोगों को? अब वो वहीं से मिलो भैया, हम का जाने का मेरे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग करना चाहेंगे? हमारे बस घर नहीं टूटे, हमारे बाड़ो ना जा बिल्कुल भी, और हम तो रे रहा है और हम घर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। कौन लोग आए थे नोटिस देने के लिए? वहीं से आए थे, वो डाक में डाक द्वारा आओ तो। मेरा नाम रानू मालवीय है, मैं माखनी गांव का रहने वाला हूँ, रायसेन जिला है। मेरे पास एक वक्फ बोर्ड का एक नोटिस आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन में आपका घर और मंदिर जो बने हुए हैं वो हटा दिए जाएं, आपका कब्जा हटाया जाए यहाँ से। तो ये हमारा बरसों पुराना मंदिर है, यहाँ पे कई पीढ़ियां हमारी मर गई हैं। पहले कच्चा मकान था, पक्के बन गए हैं। मोदी जी ने हमें कुटी दी हुई है, कुटी मिली हुई है। क्या मोदी जी की कोई वक्फ बोर्ड आगे कोई भी कुटी तोड़ जाएगा क्या? क्या मोदी जी कोई मायने नहीं रखते क्या? हमारे हजारों साल पुराने यहाँ पे मंदिर हैं, कई हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, आप लोग देख सकते हो। और हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगाने गए थे, आवेदन लगा के आए हैं, कलेक्टर साहब से कह के आए हैं कि सारी चीजों की सही जांच करी जाए। पता नहीं कैसे करके इस पे वक्फ बोर्ड लिख दिया गया है, किसने लिखवा दिया गया, पैसे दिए हैं क्या कि पटवारन को पैसे दिए हैं, क्या कर दिया गया है? ताकि हम हजारों साल पहले से यहाँ पे रह रहे थे, ऐसे हम नहीं हटेंगे। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी आ जाए, हम नहीं हटेंगे। अपनी हमारी जान चली जाए लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या नाम है आपका? फिरबीलाल। वक्फ बोर्ड ने क्या नोटिस दिया है आपको? कब से यहाँ फर्जी नोटिस दिया है वो भी। हाँ, खाली करने के लाने के मकान, हम पीढ़ियों के मकान बना, पीढ़ियों के मंदिर है, मूर्ति है, पीढ़ियों की पूजा करते हैं हम हैं। और जो कोई हम यहाँ रहता नहीं है, इधर मर गए थे। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? पीढ़ियाँ हो गई, हमारे बूढ़े पुराने मर गए। हाँ, नोटिस में बोला 7 दिनों के अंदर अगर नहीं हटा हाँ, नोटिस में बोला कि 7 दिन के अंदर नहीं हटा, मंदिर तोड़ देंगे, मूर्ति फोड़ देंगे और क्या लगे जो मकान तोड़ देंगे, जो नोटिस में बोला। आप क्या कहना चाहोगे? हम मकान नहीं तोड़ने देंगे, ना मंदिर तोड़ने देंगे, ना मूर्ति फोड़ने देंगे। संपत्ति आपकी है? हमारी संपत्ति है पुरानी। क्या नाम लिखते हो आप? फिरबीलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में भारत के विकास के लिए सरकार की दृष्टि को साझा किया। उन्होंने इस साल के बजट को भारत के भविष्य को आकार देने के लिए एक व्यापक रोड मैप बताया। मोदी ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश की बात की, जो उनकी दृष्टि के 3 मुख्य स्तंभ हैं: शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों का उल्लेख किया, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, IITs का विस्तार और तकनीकी एकीकरण।
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में इस साल के बजट में 10,000 नए चिकित्सा सीट्स की घोषणा भी की और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 75,000 करने का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस की है। साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।